तीन मसले मेरे दिमाग में आए, ये जो बजट की जो अनाउंसमेंट हुए हैं। एक तो ये है कि क्या बजट का काम रीजनल डिस्पैरिटीज, जो क्षेत्रीय विषमता है, इनइक्वालिटी है अलग अलग राज्यों के बीच में, उसको एड्रेस करने का कोशिश क्या बजट से किया जा सकता है? क्योंकि हमारे देश में नीति आयोग अभी चल रहा है, जो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है। प्लानिंग कमीशन की जिम्मेदारी थी कि जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं उनको मदद करे। एनडीसी बनाया गया था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, 1968 में, 68 में। उसके साथ में फाइनेंस कमीशन बना था। उसके जरिए जो है, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स या जो पिछड़े हुए राज्य हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन किया जाता था। अब तो प्लानिंग कमीशन ही खत्म हो गया, नीति आयोग की जिम्मेदारी है नहीं। एक फाइनेंस कमीशन है जिसके जरिए जो बैकवर्ड रीजन से उनको ट्रांसफर किया जाता है। इस बार हम देख रहे हैं बजट की एक मुद्दा है कि दो राज्यों को काफी कुछ फैसिलिटीज मिली हैं, एक बिहार और दूसरा आंध्र प्रदेश। बिहार में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत करीब 17% है और आंध्र प्रदेश में कम है, 7-8% है। तेलंगाना में कुछ ज्यादा है। इन दोनों राज्यों को ज्यादा जो फाइनेंस मिला है, इसकी वजह हमको तो समझ में आता है कि फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, अलायंस है, और ये अलायंस पॉलिटिक्स है, उसकी ये जरूरत थी। हम लोग उम्मीद भी कर रहे थे, ऐसी कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, मैं समझता हूं। लेकिन क्या इसको हम वाजिब समझते हैं कि दो ऐसे राज्यों को मदद किया गया जो डिजर्व करते थे? अगर आप देखें आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के अलग होने के बाद दो डिस्ट्रिक्ट चले गए जहां पर ज्यादा अर्निंग होती थी, रंगारेड्डी और हैदराबाद। वैसे ऑपोजिशन ने, इंडी अलायंस ने, ये कहा कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, इन दोनों राज्यों को इसलिए दिया गया कि उनको अलायंस को बरकरार रखना है। बात तो ये कुछ हद तक, ज्यादा हद तक सही है, लेकिन ये प्रपोजल जो है मनमोहन सिंह जी भी नहीं दिया था। प्लानिंग पार्लियामेंट के फ्लोर पर यह कहा था कि आंध्र प्रदेश को हम विशेष ग्रांट देंगे, विशेष राज्य का स्तर देंगे, ये नहीं कहा था। लेकिन उन्होंने कहा था उनको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी, 5 साल तक टैक्स कंसेशन मिलेगा ज्यादा। तो अब ये कहना कि भाई ये सरकार गलत कर रही है, ये मुश्किल है, क्योंकि ये बात आपने पहले भी कही है, कांग्रेस सरकार ने भी कही थी कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल कुछ मिलना चाहिए। दूसरा बिहार। अब जब नीतीश कुमार जी ने तय नहीं किया था, कि उस वक्त चल रहा था डाउट, उस वक्त इंडी अलायंस के काफी लोगों ने कहा था, ये अखबार में आया कि नीतीश जी हमारे साथ में आ जाइए, हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट दिलवा देंगे। तो मुझे लगता है ये क्रिटिसिज्म बहुत सही नहीं है कि इन दो राज्यों को दे दिया। मैं समझता हूं कि आंध्र प्रदेश की आर्थिक अवस्था, तो उसको देखते हुए कि दो बड़े डिस्ट्रिक्ट चले गए, उसको स्पेशल कैटेगरी स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम दिया गया है, ये अच्छी बात है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था 2 हफ्ते पहले, मैंने कहा था स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नहीं देना चाहिए। वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स दे भी सकते थे, लेकिन बहुत इंटर इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स होता। मुझे लगता है कि ये ठीक ही किया कि लार्ज अमाउंट जो है इनको अलॉट किया है अंडर डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। मुझे लगता है इतना तो उम्मीद करनी ही चाहिए। और बिहार, मैं समझता हूँ कि वहां द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट, सबसे ज्यादा माइग्रेशन वहां पर होता है। अगर इस बजट का थ्रस्ट जो है एम्प्लॉयमेंट पर है, रोजगार पर है, मुझे लगता है ये सही किया है। और जितने सारे प्रोजेक्ट्स मैंने देखा जो बिहार के लिए दिए गए हैं, सारे लेबर इंटेंसिव हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में काफी मल्टीनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज, उनसे पैसा दिया जाएगा। अमाउंट जो है बिहार के लिए जो पैसा दिया जाएगा वो बजट से डायरेक्टली गवर्नमेंट का है। कुछ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां मल्टीलैटरल इंटरनेशनल एजेंसी से, वहां से पैसे आएंगे, जहां पर जरा मॉनिटरिंग ज्यादा होगी, डिसिप्लिन, फिजिकल डिसिप्लिन ज्यादा होगा। आंध्र प्रदेश में जो नया कैपिटल की बात हो रही है, अमरावती की, और जो इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात हो रही है, 70-80% पैसा जो है सरकारी बजट के बजाय सरकार फैसिलिटेट करेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो तरीका है फंडिंग का बिहार और आंध्र प्रदेश का, उसमें फर्क है।
बिहार के लिए जो है सरकार का डायरेक्ट पैसा जाएगा, लेकिन ये बात सही है कि फाइनेंस कमीशन के जरिए अगर बिहार को मिलता तो उसमें बिहार गवर्नमेंट को आजादी ज्यादा रहती, फ्रीडम ज्यादा रहता। क्योंकि बजट के थ्रू जाएगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड या सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट में, उसमें थोड़ा सा ऑटोनॉमी स्टेट का कम हो जाएगा। हम लोग अक्सर कहते रहते हैं कि हाँ सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा है, स्टेट को ज्यादा पावर मिलना चाहिए, लेकिन बिहार के बारे में यह है कि वहाँ फिजिकल डिसिप्लिन बहुत कमजोर है। बहुत सारे स्टडीज मैंने देखे हैं, तो थोड़ी सी अगर डिसिप्लिन लाया जाता है सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट के जरिए और इंटरनेशनल मल्टीनेशनल एजेंसी से पैसा दिलवा के, मुझे लगता है थोड़ा सा डिसिप्लिन बिहार के लिए जरूरी है। और आंध्र प्रदेश में तो निश्चित रूप से चंद्रबाबू नायडू का पेट प्रोजेक्ट अमरावती वाला, उसमें काफी इंटरनेशनल पैसा आ रहा है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। लेकिन मैं अरुण कुमार जी से जानना चाहूंगा, ये जो अलग अलग तरीके से बिहार और आंध्र प्रदेश की फंडिंग किया जा रहा है, क्या उसमें कोई फर्क पड़ेगा उनकी डेवलपमेंट पर? अब एक मसला जो सबके दिमाग में होगा, आप सबने पूछा होगा कि भाई इसमें माइनॉरिटीज के लिए क्या है, जो जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उसके लिए क्या है। पहला हम एक स्लाइड को के चले, मैंने अलग अलग रिएक्शंस देखे हैं इसके ऊपर कि माइनॉरिटीज के लिए इस बजट में क्या है। एक तो रिएक्शन हमारे वित्त मंत्री का है, सीतारमन जी ने कहा कि पिछले साल जितना था उससे 500 करोड़ ज्यादा दिया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को। ठीक है, ये आपने सुना बजट स्टेटमेंट में। और बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मुस्लिम लीडर्स, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि ये बिल्कुल धोखा है, हमारे मुस्लिम बजट माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के बजट में कटौती की गई है। मैंने कहा भाई आंकड़ों पे इतना झगड़ा कैसे हो सकता है, ये कह रहे हैं फाइनेंस में से 500 करोड़ बढ़ाया है। तो देखिए एलोकेशन जो है पूरा 2006 से मैंने रखा है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए 144 करोड़ था, ये बढ़ के 2013 में 3531 करोड़ हो गया था। सोचिए कितना रैपिड ग्रोथ हुआ, 2013 की बात कर रहा हूं। ठीक है, 2013 के बाद एक चीज आप देखिए, 2013 में बजटेड तो था 3531 करोड़, और कितना एक्चुअल खर्चा हुआ 3136 करोड़। कोई ज्यादा फर्क नहीं था, थोड़ा कम था, जितना एलोकेशन हुआ था थोड़ा ही कम था। अब 2021-22 के बजट के स्टेटमेंट में ये कहा गया है, सीतारमन जी ने कहा कि देखिए हमने बढ़ा दिया। 2013 में जब यूपीए सरकार थी 3531 करोड़ था, हमने 4346 करोड़ कर दिया, लेकिन एक्चुअली कोविड की वजह से वो आधे से भी कम हो गया। एक्चुअल स्पेंडिंग 2000 करोड़ मैंने एस्टिमेट किया है, रफली मैंने देखा कैलकुलेट करके, लेकिन 2000 से भी कम। तो एक्चुअल जो है वो 2000 करोड़ हो गया। उसके बाद में हमें पता है कि जितने सारे फेलोशिप्स थे एजुकेशन सेक्टर में, काफी पैसे आते थे, उसमें कटौतियां कर दी गई, फेलोशिप्स काफी कम हो गए। वैसे अमाउंट 2021-22 में 4346 करोड़ से 2000 करोड़ हो गया, तो दूसरे साल बढ़ा के 5020 करोड़ कर दिया, 5000 करोड़ को क्रॉस किया, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंडिचर 2609 करोड़ हुआ। एक्चुअल आप देखते जाइए, 2023-24 में एक्चुअल को भी घटा, एलोकेशन को भी घटा दिया गया, 5020 करोड़ से 3000 करोड़ कर दिया गया, 2000 करोड़ कम, और एक्चुअल तो और भी कम हुआ 2666। निर्मला जी ने जब कहा कि हमने 500 करोड़ बढ़ाया है, वो 2668 उसमें 500 डाल दिया, मतलब एक्चुअल से 500 डाला, लेकिन जो बजट 2013 में था, 2021 में था, 2022 में था, 5000 करोड़ तक बढ़ा था कभी एलोकेशन, वो घट के 3183 करोड़ हो गया। तो ये निश्चित रूप से सही है कि एलोकेशन फॉर द माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ये काफी, अब अगर आप कह रहे हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ रही है तो उसका शेयर और बढ़ना चाहिए दूसरी कम्युनिटी की तुलना में। ये तो देख रहे हैं हम, जो एलोकेशन काफी, एलोकेशन एक 3183 करोड़ है, तो एक्चुअल रियलाइजेशन क्या होगा हमें पता नहीं। तो ये तो एक बेसिक चीज
हमारे दिमाग में रखने के लिए कहा। और दो बातें मैं कहूंगा, फिर उसके बाद में डिस्कशन में जब हम बाकी लोगों की राय सुन लेते हैं उसके बाद में हम फिर चर्चा करेंगे। एक चीज ये मैं बताना चाहता हूं, दो तीन ग्राफ देख लीजिए, इंटरेस्टिंग। एजुकेशन में मैंने जब रिपोर्ट सबमिट किया था, सचर पोस्ट सचर कमीशन रिपोर्ट को, और मैंने नजमा हेबतुल्ला जी से कहा कि, उन्होंने कहा नहीं नहीं बहुत अच्छी बात, उनको पता नहीं था कि हमने ये, हमारे कमेटी ने अपॉइंट किया था यूपीए गवर्नमेंट ने, हमने सबमिट किया एनडीए गवर्नमेंट को, उनको पता नहीं था एग्जैक्टली कि क्या रिकमेंडेशंस हैं। तो उन्होंने कहा हम जरूर पढ़ेंगे। फिर उन्होंने कहा देखिए हम नहीं चाहते कि मुस्लिम के लिए सब्सिडी वगैरह दिया जाए, कंसेशन वगैरह दिया जाए, ये इक्वालिटी होना चाहिए, सबको बराबर हक है। आप मुझे देखिए, नजमा जी ने कहा, मैंने कभी कभी जिंदगी में कभी कोई कंसेशन नहीं लिया, कभी मैंने सब्सिडी नहीं मांगी, मैं कोई बेनिफिट नहीं लिया, मैं यहां तक पहुंची हूं। अगर नजमा जी ये कहती हैं कि मैं इक्वल हूं, एवरेज इंडियन की तरह से हूं, कि यहां तक पहुंची हूं अपनी कैपेबिलिटी पे, मैं भी अगर कहूं मैं भी मिडिल क्लास से हूं, मैं निश्चित रूप से एवरेज लोगों से तो ऊपर हूं ना। अगर नजमा जी ने कहा कि मैंने नहीं लिया इसलिए मुस्लिम्स के लिए कोई अफर्मेटिव एक्शन नहीं होना चाहिए, तो मैंने कहा कि ये सही नहीं है। अगर आप सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को देखें, पर्टिकुलरली एजुकेशन को देखें, मैं दो चार ग्राफ आपको दिखाऊंगा एजुकेशन डिप्रीवेशन के बारे में। ये देखिए, पहला वाला ग्राफ जो है ये 6 to 14 years करेंटली अटेंडिंग स्कूल है। उसमें देखिए हिंदू एससी, हिंदू एसटी, ओबीसी, अदर हिंदूज एंड मुस्लिम्स, सबसे कम अगर है तो मुस्लिम्स का है प्राइमरी लेवल पे, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं है, 83% है, बाकी का 92 है। आप कहेंगे चलिए 4-5% का डिफरेंस है अटेंडेंस इन प्राइमरी स्कूल, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये सारे ऑफिशियल एनएसएस डेटा है अप टू 2016-17। अगर आप दूसरे पे जाएं, प्राइमरी के बाद में चिल्ड्रन 16 to 4 मुझे दिखाई नहीं दे रहा, दूसरा है अटेंडिंग स्कूल। पहले तो ये फिगर जो है ये है 88.9%, ये लेटेस्ट डेटा है मुस्लिम्स के लिए, बाकी का 91, अपर कास्ट के लिए 96% है। ऐसा समझते हैं ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं है परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस में, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बहुत फर्क है, क्योंकि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मुस्लिम हाउस होल्ड में जो है करीब 350 रुपए के करीब आता है, जबकि एवरेज फॉर द हिंदू हाउस होल्ड इज अबाउट समथिंग 1500 के करीब। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हो सकता है मदरसा एजुकेशन की वजह से भी हो, मैं ये नहीं कहूंगा मदरसा एजुकेशन हर सिचुएशन में बुरी होती है, लेकिन उसमें भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और पर कैपिटा एक्सपेंडिचर प्राइमरी लेवल पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को दिखाता है। दूसरा, 16 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो कितने हायर सेकेंडरी स्कूल में जा रहे हैं, यहां देखिए फर्क बहुत ज्यादा हो गया। मैंने बताया था 93% और 88%, 88%, नॉट मच ऑफ डिफरेंस। लेकिन यहां देखिए अपर कास्ट हिंदू के लिए 40% है, 40% लोग जो 16 से ज्यादा हैं वो हायर सेकेंडरी और अबव है, ठीक है, जबकि मुस्लिम के लिए 15% है। ड्रॉप आउट रेट सबसे अधिक जो है मुस्लिम्स के लिए है। और अगर आप कॉलेज एजुकेशन की बात करें, यहां डिस्पैरिटी और बढ़ जाती है, 22% है अपर कास्ट हिंदू के लिए और 6% है मुस्लिम्स के लिए। और वजह क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे वजह बताती है कि 40% मुस्लिम इसलिए ड्रॉप आउट करते हैं कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर ये फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से ड्रॉप आउट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि फेलोशिप्स की को स्क्रैप करना, कम करना, ये मुझे लगता है ये मदद नहीं करेगा। अगर हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और हमें ऑफिशियल आंकड़े ये कह रहे हैं कि उनके ड्रॉप आउट का मेन रीजन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, उसको हमें एड्रेस करना जरूरी था। और कहते हैं कि मुस्लिम जो है लैंडेड क्लास नहीं है, जमीन के बाहर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में है, रूरल एरिया में, तो टेक्निकल एजुकेशन उनका ज्यादा होना चाहिए। आप देखिए वहां भी बहुत कम है, टेक्निकल एजुकेशन 12% है मुस्लिम्स के बीच में, जबकि 21% है अपर कास्ट हिंदूज में। ये डेटा मैंने इसलिए लिखा बताने के लिए कि ये आर्गुमेंट देना कि भाई इक्वालिटी है, सबको बराबर अधिकार है, इसलिए कोई स्पेशल मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है, स्पेशल प्रोविजन को खत्म कीजिए, सबको, इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स इक्वालिटी, ये आर्गुमेंट सही नहीं लगता है। क्योंकि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से ड्रॉप आउट रेट लड़कियों का आई है, क्योंकि सिबलिंग्स को देखना पड़ता है, घर में कंपल्शंस हैं, इकोनॉमिक रीजंस हैं। ये मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। दो बातें हैं, एक और मैं कहूंगा, एक तो हमारा जो 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप की बात की गई है,
1 करोड़ लोगों के इंटर्नशिप के लिए 500 कंपनियों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। 500 कंपनी अगर होंगे तो प्रति वर्ष हर साल उन्हें 4000 लोगों को पर ईयर देना पड़ेगा। और मेरे सन इन लॉ है दुबई में, बड़ी कंपनी है, उसने कहा पापा 4000 तो हमारा टोटल स्ट्रेंथ से बराबर है। लेकिन अगर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को अगर आप ले रहे हैं, सालाना 4000 लोगों को आप दे रहे हैं, तो हमें देखना है कि किस कैटेगरी के लोग आएंगे। इसमें तो आप रिजर्वेशन नहीं रख सकते, ये तो कंपनियों पे छोड़ना पड़ेगा। अगर कंपनी उन्हीं लोगों को रखेंगे, एक तो उनको रखेंगे जिनको वो अब्जॉर्ब करने वाले हैं, या उनको रखेंगे कि जो छोड़ के चले जाए, नौकरी ना मांगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि रूरल बैकग्राउंड से जो आ रहे हैं, जो छोटे शहर के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हमारे जो अर्बन मिडिल क्लास है उसके बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो रियली वल्नरेबल सेक्शंस को ले पाएंगे, और उसमें से कितने लोगों को नौकरी मिल पाएगी, अग्निवीर की तरफ वो रुक न जाए, ये चिंता की बात है। और अभी लेटेस्ट आंकड़े बताते हैं कि आईआईटी के पास करने के बाद में 33% लोगों को नौकरी नहीं मिली है। तो ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इस पर कुछ मुस्लिम लीडर्स ने भी कहा है कि पता नहीं ये प्राइवेट कंपनियों में, अगर आप बड़े बड़े कंपनियों को देखें, एक हमारे कोलीग है जो नीदरलैंड में रिसर्च करते हैं, उन्होंने इंडियन कंपनी पे काम किया, उन्होंने बताया बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में एक कास्ट के लोगों का ही 60-70% अपने ही कास्ट के लोगों को होता है। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कास्ट बायस भी है कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो मैं जानना चाहता हूं ये सवाल अरुण कुमार जी अगर बता पाए कि ये किस हद तक हम मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल सेक्शन तक पहुंच पाएंगे। दूसरी फाइनल बात मैं कहूंगा, एटलीस्ट इन द फर्स्ट राउंड, ये स्मॉल स्केल सेक्टर को प्रमोट करने की बात की गई है। कहा गया है कि जो ईपीएफओ में एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड गारंटी स्कीम में जो कवर्ड है, उनको 3 तरह से मदद किया जाएगा। उनके पहले 2 साल तक कुछ पैसे दिए जाएंगे, उनके एम्प्लॉयर्स को भी पैसा दिया जाएगा, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो, नए अगर आप लोगों को रख रहे हैं उसके लिए सरकार की तरफ से ये आएगा। अब मैंने आंकड़ों को देखा, करीब 45% स्मॉल स्केल यूनिट्स ऐसे हैं जहां 2 या 3 लोग हैं। अब ये तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम में नहीं कवर हो पाएंगे। तो ये जो प्रोग्राम है जिसमें 2 करोड़ लोगों को कवर करने की बात की गई, उसमें मुझे लगता है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो एकदम लोएस्ट लेवल पर है, और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो आजकल एम्प्लॉयमेंट के नाम पे यही चल रहा है, एक तो वैसे रेगुलर सर्वे भी आ गया, उससे पता चलता है कि जो घर में अनपेड फैमिली वर्क वो बढ़ रहा है। अपने घर में मियाँ बीवी ने कुछ काम शुरू कर दिया, या अपने 2 भाइयों मिलकर कुछ कर रहे हैं, ऐसे यूनिट तो कवर नहीं हो पाएंगे। तो ये दूसरा स्कीम जो है, मैं ये भी जानना चाहता हूँ ये कहां तक जो है वल्नरेबल सेक्शंस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम, जिसके अंदर एजुकेशनल लेवल कम है, वो कितने लोग ऐसे यूनिट्स में नौकरी करते हैं जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड गारंटी स्कीम में कवर होते हैं। ये सवाल है, मुझे लगता है कि सरकार को डिटेल आउट करना चाहिए। ये प्राइवेट कंपनियों को जो कह रहे हैं कि 4000 लोगों को पर साल लो 5 साल तक, तभी हो पाएगा। 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 500 कंपनियां, 1 करोड़ हो जाएगा। लेकिन वो किस क्राइटेरिया में रखेंगे, कहां तक हम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में, रूरल एरिया में, एंड सोशली इकोनॉमिकली जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, वहां तक कहां तक हम पहुंच पाएंगे, ये सवाल दिमाग में है। और मैं चाहता हूं सरकार को ये एलैबोरेट करना चाहिए, इन कंपनियों को, और ये जो छोटे छोटे उद्योग हैं जिनको आप कवर कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड के जरिए मदद करके, वो कहां तक नीचे के तबके तक पहुंच पाएगा, ये निश्चित रूप से एक चिंता है दिमाग में। और मैं चाहता हूं कि इसका डिटेल सरकार जल्दी से जल्दी दे।